हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास। तो ये इस कोर्स की हमारी 6th क्लास है। पिछली कुछ क्लासेस में मुझे कमेंट्स आप लोगों के मिले, आप लोग पूछ रहे थे कि और कितनी क्लासेस इस कोर्स में अभी आनी बाकी हैं। तो ऑनेस्टली मुझे अभी नहीं पता टोटल कितनी क्लासेस होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने जो भी सारे टॉपिक्स हैं सब के सब मैं कवर करूँ इस कोर्स में। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में सारी की सारी अपलोड कर दूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 6 है। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा ये कोर्स हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें 4-5 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। तो पहले आप पिछली क्लासेस को देखिए और उसके बाद आज की क्लास के साथ आप कंटिन्यू करिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक्स हैं जो पिछली क्लास में हमारा एक हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ऑप्शंस ग्रीक क्या होता है, डेल्टा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो यही सारे टॉपिक्स हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स को ही आज कवर करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है ये कंप्लीटली ऑप्शन ग्रीक्स पे ही होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले ऑप्शन ग्रीक को डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था ऑप्शंस ग्रीक्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शंस ग्रीक्स बेसिकली वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑप्शन के प्राइसेस जो है अफेक्ट होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। और डेल्टा जो है, डेल्टा भी हमने डिस्कस कर लिया था। डेल्टा होता है रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस पर यूनिट चेंज इन अंडरलाइंग एसेट्स स्पॉट प्राइस। तो डेल्टा मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर जो अंडरलाइंग एसेट है, निफ्टी है, एग्जांपल हमने निफ्टी का लिया था, अगर निफ्टी में 100 रुपीज का चेंज आता है तो ऑप्शन के प्राइस में कितने का चेंज आएगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए किसी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा अगर 0.5 है, तो अगर निफ्टी में 100 रुपीज का चेंज आएगा तो जो ऑप्शन का प्राइस है वो 50 रुपीज से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ डेल्टा की डेफिनेशन में एक चीज लिखी हुई है, हाउ मेनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नीडेड टू हैज ए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट। तो मैंने आपको कहा था डेल्टा की जो डेफिनेशन है, या हम जो भी डेफिनेशंस यहाँ डिस्कस करते हैं उनको आप इग्नोर कर दिया करो। जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी कमेंट्स में, कुछ लोग पूछ रहे थे इसका मतलब बताओ, हाउ मेनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नीडेड टू हैज ए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट। तो चलिए एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आज निफ्टी का प्राइस है 18,000, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 18,000। निफ्टी का एट द मनी पुट ऑप्शन जो है उसका डेल्टा है -0.5। तो मान लीजिए आज आपने निफ्टी 18,000 रुपीज पे निफ्टी आपने बाय कर ली। आप निफ्टी बाय नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप एक बार एज्यूम कर लो आपने 18,000 रुपीज के स्पॉट प्राइस पे आपने निफ्टी को बाय कर लिया। अब आपने निफ्टी को बाय कर लिया, अब एक रिस्क है कि कल को वॉलेटिलिटी की वजह से, किसी भी कारण की वजह से निफ्टी का प्राइस नीचे आ सकता है, राइट। निफ्टी गिर के 17,500 600 कोई भी प्राइस पर निफ्टी आ सकता है। तो ये एक रिस्क है, डाउनसाइड रिस्क है। इस रिस्क को खत्म करने के लिए, हेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो इस रिस्क को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए, हेज करने के लिए आपको कितने पुट ऑप्शन बाय करने पड़ेंगे, ये आपको डेल्टा बताता है। एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। निफ्टी हमने अभी डिस्कस किया, निफ्टी का प्राइस है 18,000। तो मान लीजिए, और जो हमारा पुट ऑप्शन है एट द मनी पुट ऑप्शन, उसका डेल्टा है -0.5। तो अगर निफ्टी 100 रुपीज से नीचे आएगा तो हमारे पुट ऑप्शन का प्राइस 50 रुपीज से बढ़ेगा। तो निफ्टी तो 100 रुपीज से गिर गया, लेकिन आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट, आपने पुट ऑप्शन बाय किया अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, और पुट ऑप्शन का प्राइस 50 रुपीज से बढ़ गया। लेकिन आपको लॉस हुआ 100 रुपीज का और पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का। तो आपका रिस्क तो रिड्यूस नहीं हुआ। तो इस केस में आपको 2 पुट ऑप्शन बाय करने पड़ेंगे जिनका डेल्टा -0.5 हो। तो डेल्टा आपको बताता है आपको कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। क्योंकि एक पुट ऑप्शन पे जिसका -0.5 डेल्टा है उसका प्राइस पुट ऑप्शन का इंक्रीज होगा 50 रुपीज से, और स्पॉट प्राइस अगर 100 से गिरेगा तो आपके पुट ऑप्शन का प्राइस 50 से इंक्रीज होगा। तो 100 रुपीज का आपको लॉस हो गया और 50 रुपीज का आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो गया। तो इस 100 रुपीज के लॉस को टोटली रिकवर करने के लिए अगर आप 2 पुट ऑप्शन बाय कर लो तो आपका, अगर निफ्टी का प्राइस 100 रुपीज से गिरेगा तो आपके पुट ऑप्शन का प्राइस 100 रुपीज से बढ़ जाएगा। तो ये आपको डेल्टा बताता है,
ठीक है। तो डेल्टा पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, डेल्टा हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, आपको ऑलरेडी आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा डेल्टा क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गामा। तो एक बार फिर से जो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और डेफिनेशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ उसको ध्यान से सुना करो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो गामा है, गामा इज अ टर्म यूज इन ऑप्शंस ट्रेडिंग टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शंस डेल्टा, while delta measures the rate of change in an options price compared to the underlying asset. Gamma measures the rate of change in an options delta over time. ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ ली है, पता नहीं समझ आई या नहीं आई उसको इग्नोर करो, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है मान लीजिए 18,000, और जो एट द मनी ऑप्शन है उसका डेल्टा है, कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं इस बार, उसका डेल्टा है 0.5 पॉजिटिव। तो आपको पता है अगर निफ्टी 100 रुपीज से बढ़ेगी, जो कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.5 है, उस ऑप्शन का प्राइस 50 रुपीज से बढ़ जाएगा। तो आप याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कई बार जो एग्जैक्ट प्राइस चेंजेस होते हैं वो एग्जैक्ट 50 रुपीज नहीं होगा, वो 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, कोई भी प्राइस हो सकता है। तो उसके पीछे मैंने आपको रीजन दिया था, डेल्टा के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑप्शंस के प्राइस जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो गामा उनमें से एक फैक्टर है। मान लीजिए आज एक ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.5 है, और अगर निफ्टी 100 रुपीज से बढ़ता है तो वो जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस 50 रुपीज से नहीं बढ़ता, 60 रुपीज से बढ़ जाता है। तो डेल्टा तो 0.5 का था, प्राइस बढ़ना चाहिए था 50 रुपीज से, लेकिन प्राइस बढ़ा 60 रुपीज से ऑप्शन का प्राइस। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस इंक्रीज हुआ है ऑप्शन के प्राइस में, इसको हम बोलते हैं गामा इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है अब वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आज बजट का डे है, ठीक है, एकदम से अनाउंसमेंट हो जाती है कि कल से जो कंपनीज के ऊपर टैक्स होता है वो बहुत कम हो जाता है, बजट में टैक्स रेट जो है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसकी वजह से क्या होगा, स्टॉक के प्राइसेस जो है, मार्केट जो है एकदम से ऊपर उछलेगी, ठीक है। तो ये जो एकदम से मूवमेंट आती है, इस एकदम से मूवमेंट में जो एकदम से पैनिक बाइंग होती है या पैनिक सेलिंग भी होती है कई बार किसी बैड न्यूज की वजह से, तो उस केसेस में ऑप्शन के जो प्राइसेस हैं वो डेल्टा के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है, तो अगर स्पॉट में निफ्टी में 100 रुपीज का प्राइस अप मूव आता है, तो उस केस में ऑप्शन का प्राइस 50 से भी ज्यादा बढ़ सकता है, 60 भी बढ़ सकता है, 70 भी बढ़ सकता है। तो ये जो होता है न्यूज की वजह से पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग जो आती है, उसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसको हम गामा इफेक्ट बोलते हैं। और गामा जो होता है, एक्सपायरी के जितने आप क्लोज चले जाओगे, एक्सपायरी वाला जो डे होता है, एक्सपायरी वाले दिन या उसके पास के जो दिन होते हैं, उस टाइम जो है गामा बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको गामा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक है हमारा वेगा। वेगा क्या होता है आप वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। द वेगा ऑफ एन ऑप्शन measures the rate of change of options price with every percentage change in volatility। तो बेसिकली वेगा एक ऑप्शन ग्रीक है जो वॉलेटिलिटी एज ए फैक्टर को कंसिडर करता है। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो जाती है तो उससे ऑप्शंस के प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट आएगा, इसको वेगा मेजर करता है। अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या होती है और आप कहाँ से चेक कर सकते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में बेसिकली होती है जब स्टॉक के प्राइसेस या मार्केट या इंडेक्स के प्राइसेस आपके एकदम से शार्पली सडनली ऊपर या नीचे जाने लग जाते हैं, तो इसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। जब बड़े बड़े स्विफ्ट अप मूव या डाउन मूव मार्केट में आते हैं तो उस टाइम पर वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। तो वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है इंडिया विक्स, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। उसकी वैल्यू जब इंक्रीज होती है तब मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब इंडिया विक्स की वैल्यू कम हो जाती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। तो इंडिया विक्स क्या होता है या फिर स्टॉक्स की या ऑप्शंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस हम ऑप्शंस ग्रीक्स पर और इस पे वेगा पर रखते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ इंडिया विक्स की वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फिर से लॉगिन कर लिया एक बार, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ एक आपको इंडिया विक्स इंडेक्स दिख रहा है और इसकी रेटिंग जो है, इसकी वैल्यू आज आपको दिख रही है 17.43%। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज होगा 17.43 है जैसे आज,
अगर इससे इंक्रीज़ होती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और अगर ये इंडिया विक्स की रेटिंग नीचे आती है, डिक्रीज़ होता है, 17 पॉइंट जो भी वैल्यू है इसकी, इससे नीचे आता है, ये 16 आता है, 15 आता है, 14 आता है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये एक मेजर है वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए, इंडिया विक्स। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती क्यों है, अब आपका ये सवाल आ रहा होगा। देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली मेजर रीज़न जो वॉलेटिलिटी का है वो है न्यूज़ या इवेंट। ठीक है, कोई न्यूज़ आ गई, कोई इवेंट आ गया, उसकी वजह से जो है वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होएगी कोई भी, तो उस टाइम पर वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इंडिया विक्स जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कल बजट आना है, या फिर कल आरबीआई की कोई पॉलिसी अनाउंस होनी है, या फिर इंडिया में आज इलेक्शंस हुए हैं उसका रिजल्ट कल आना है, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, कल कुछ भी हो सकता है। कल मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कल रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, बजट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, आरबीआई की पॉलिसी अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, तो कल कुछ भी हो सकता है, कल अनसर्टेनिटी है मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे इंडिया विक्स क्या होगा, इंडिया विक्स राइज करना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट में। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कोविड-19 के टाइम पर क्या हुआ, एकदम से लॉकडाउन लग गया, मार्केट क्रैश हो गई, तो इंडिया विक्स की जो रेटिंग थी एकदम से 70-80 के आसपास पहुंच गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पर एक अनसर्टेनिटी थी, लॉकडाउन कब तक रहेगा, कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट होगा, किन कंपनीज को इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कौन से सेक्टर्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कोरोना की कोई वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी, इस टाइप की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, जितनी मार्केट को क्लैरिटी नहीं होगी कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसे टाइम पर इंडिया विक्स इंक्रीज हो जाता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं वॉलेटिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने से ऑप्शन के प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट आता है। देखिए, जब भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, कहने का मतलब ये, जब भी इंडिया विक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही होगी या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, तो ऐसे टाइम पर जब इंडिया विक्स की रेटिंग हाई होगी, ऐसे टाइम पर आपको ऑप्शंस के प्रीमियम, ऑप्शन के प्राइसेस हमेशा हायर लेवल पे मिलेंगे। दोनों साइड पे आपको हायर लेवल पे मिलेंगे, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी आपको हायर मिलेंगे और पुट ऑप्शन के प्रीमियम भी हायर मिलेंगे। और जैसे जैसे इंडिया विक्स की रेटिंग नीचे आएगी या फिर इंडिया विक्स एक लोअर रेटिंग पे ट्रेड कर रहा होगा, जब वॉलेटिलिटी मार्केट में कम होगी, तो ऐसे टाइम पे आपको ऑप्शन के प्राइसेस जो है कम मिलेंगे। तो इंडिया विक्स की वैल्यू जब कम होती है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है, उस टाइम ऑप्शन के प्राइसेस कम होते हैं, तो लो विक्स जो है वो फेवरेबल होता है ऑप्शन बायर के लिए। वो ऑप्शन बायर के लिए इसलिए फेवरेबल होता है क्योंकि मान लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, इंडिया विक्स की रेटिंग लो है, तो उस टाइम पर लोग ऑप्शन ये सोच के बाय करते हैं कि एकदम से अगर वॉलेटिलिटी आती है, वॉलेटिलिटी एकदम से इंक्रीज होती है, इंडिया विक्स की एकदम से रेटिंग इंक्रीज होती है, तो उस टाइम पे ऑप्शन के प्राइसेस जो हैं वो भी एकदम से इंक्रीज होंगे, राइट। तो जो लो विक्स रेटिंग है, लो वॉलेटिलिटी है, वो ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल है, और जो हायर विक्स रेटिंग है, हायर वॉलेटिलिटी है, वो ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल है। ऑप्शन सेलर के लिए हाई वॉलेटिलिटी, हाई विक्स रेटिंग इसलिए फेवरेबल है क्योंकि जब विक्स की रेटिंग ज़्यादा होगी, वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पर ऑप्शन के प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो ऑप्शन के प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो जो ऑप्शन सेलर होगा उसको ऑप्शन सेल करने पे ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। तो ये था वेगा का कॉन्सेप्ट, ये था वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट, कैसे वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन के प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन ग्रीक है वो है थीटा। तो एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ थीटा की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। थीटा मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन फॉर ए 1 day डिक्रीज इन इट्स टाइम टू एक्सपायरेशन। सिंपली पुट, थीटा टेल्स यू हाउ मच द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन should decrease as the option nears expiration। तो चलिए अब थीटा को डिस्कस करते हैं। आपको पता है जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, उनके साथ क्या होता है, उनका एक्सपायरी वाले दिन जो भी प्राइस चल रहा होता है वो भी 0 हो जाता है। क्योंकि अगर एक आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 है, लेकिन मार्केट में उसका कोई भी प्राइस आपको मिल रहा है 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, ठीक है, तो वो प्राइस क्या होता है, वो उसका टाइम वैल्यू होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये जो टाइम वैल्यू जो है वो डिक्रीज होएगी जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी का टाइम पास आता जाएगा, टाइम जो है कम होता जाएगा। और टाइम अगर कम होता जाएगा तो ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी कि वो इन द मनी बन सकता है आउट ऑफ द मनी से।
तो ये टाइम वैल्यू कम होने के साथ साथ ऑप्शन का प्राइस भी जो है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और इवेंचुअली एक्सपायरी वाले दिन आउट ऑफ द मनी जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे वर्थलेस, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो सारे वर्थलेस यानी कि जीरो एक्सपायर हो जाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि थीटा की जो डेफिनेशन है वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। मान लीजिए निफ्टी आज 18,000 पर स्पॉट प्राइस है, निफ्टी का आज स्पॉट प्राइस 18,000 है, ठीक है, और आज से 5 दिन बाद एक्सपायरी है और आज जो 18,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन है जो कि एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वैल्यू आज 50 रुपीज़ है। तो आज उसकी वैल्यू 50 रुपीज़ है। तो आज पूरे दिन मार्केट ट्रेड होती है, निफ्टी ये 18,100 से 18,000 के रेंज में ट्रेड करता रहता है और आज का दिन जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम आते हैं मार्केट में फिर से। अब क्या हुआ, एक दिन हमारा ख़त्म हो गया। अब एक्सपायरी के लिए कल 5 दिन पड़े थे, अब नेक्स्ट डे हम मार्केट में आए, अब एक्सपायरी के लिए 4 दिन पड़े हैं। तो क्या हुआ, एक दिन हमारा खत्म हो गया, धीरे धीरे हमारी टाइम वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो आज क्या होगा, कल 50 रुपीज़ पे जो निफ्टी का 18,500 का कॉल ऑप्शन था, आज उसका वैल्यू, आज उसकी प्राइस कम हो जाएगी। आज मान लीजिए उसका प्राइस हो जाता है 45 रुपीज़। तो ये 5 रुपीज़ जो है वो टाइम वैल्यू थी, क्योंकि एक दिन निकल गया, वो टाइम वैल्यू थी, उसकी वजह से प्राइस कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे जितने दिन निकलते जाएंगे, जितनी टाइम वैल्यू निकलता जाएगा, ऑप्शन का प्राइस, आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका प्राइस जो है और एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स का भी जो प्राइस है वो नीचे आता जाएगा। तो थीटा जो है वो हमेशा और हमेशा ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल होता है। थीटा कभी भी ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा डिक्रीज हो सकता है, जो टाइम बीत जाता है वो वापस नहीं आ सकता, आपको पता है। तो जैसे जैसे टाइम रिड्यूस होता जाएगा, ऑप्शन बायर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिटेबल होने की वो कम होती जाएगी। तो थीटा आपको हमेशा ऑप्शन सेलर के लिए ही फेवरेबल मिलेगा। और एक्सपायरी के जितने आप क्लोज होगे, मान लीजिए कल एक्सपायरी है या आज से 2 दिन बाद एक्सपायरी है, एक्सपायरी के जितने ज़्यादा आप क्लोज चले जाओगे उतना ज़्यादा ही आपका थीटा डिके होगा। तो ये था थीटा का कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो चलिए आज के हमारे लास्ट ऑप्शन ग्रीक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रो, और एक बार पढ़ लेते हैं रो के लिए यहाँ हमने क्या डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो रो इज़ द रेट एट विच द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस रिलेटिव टू ए चेंज इन द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ आ गया। इस ऑप्शन ग्रीक में जो हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से ऑप्शन का प्राइस इंपैक्ट होगा वो है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ रो क्या होता है, इससे ऑप्शन के प्राइसेस कैसे इंपैक्ट होते हैं, पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो बेसिकली जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो या फिर बैंक में एफडी कराते हो, तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलता है आज की डेट में 4 या 5% जो भी एफडी पे रिटर्न है, उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बैंक में जो आप पैसा रखते हो वो आपका पैसा सेफ है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो 4 या 5% जो भी रिटर्न आपको बैंक देता है वो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इससे हमारे ऑप्शंस मार्केट में, हमारे ऑप्शंस के प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको लग रहा होगा यार इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बैंक के एफडी का ऑप्शन मार्केट से क्या रिलेशन है। नहीं, इसका रिलेशन है। हालांकि ये जो हमारा रो ऑप्शन ग्रीक जो हमारा है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा जो हमने अभी ऑलरेडी 4 ऑप्शन ग्रीक्स डिस्कस करे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रो जो हमारा फैक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार ये रो क्या होता है। तो आप आज एज्यूम कर लीजिए हमारा जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बैंक एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, ठीक है, और वो बढ़ के एकदम से 5 से 12 हो जाता है। 12% रिटर्न आपको बैंक एफडी प्रोवाइड करने लग जाती है। तो उस केस में जो पर्सन ऑप्शन सेलिंग का बिजनेस कर रहा होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा होगा, वो सोचेगा कि मैं रिस्क लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने से अच्छा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है बैंक एफडी में बिना रिस्क लिए, मैं अपने पैसे वहां इन्वेस्ट कर देता हूं। तो इससे ऑप्शन के प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर मार्केट में, कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, अगर बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देता है तो ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ेंगे।
और अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट जो है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो ऑप्शन के प्राइसेस भी डिक्रीज होंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, एक बार ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऑप्शन सेलिंग जो है वो एक बिजनेस है। आज की डेट में अगर आप निफ्टी का एक लॉट बाय करते हो, क्या प्राइस में बाय आप कर सकते हो? 1000-2000 में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा निफ्टी का, अगर आपको बाय करना हो। अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट को, उसी ऑप्शन को, एक लॉट को आपको सेल करना है तो आपको क्या प्रीमियम पे करना पड़ता है? आपको 1,50,000 से 1,60,000 के आसपास आज की डेट में जो मार्जिन है वो आपको पे करना पड़ता है। तो जो बाय कर रहा है वो 1,000 रुपीज़ पे मार्जिन पे कर रहा है, और जो ऑप्शन को सेल कर रहा है वो 1,50,000 या 1,60,000 पे कर रहा है। तो आपको समझ आ गया कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन सेलिंग जो है वो एक बिजनेस है जिसको बड़े इन्वेस्टर्स, जिनके पास बड़ी कैपिटल होती है, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसकी ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल है 100 करोड़ रुपीज़। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं मार्केट में, एफडी का रेट 5% से बढ़ के 12% आ जाता है, तो वो पर्सन एक बार सोचेगा कि मेरे को क्या ज़रूरत है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, मुझे क्या ज़रूरत है रिस्क लेने के लिए, मैं अपना पैसा बैंक के एफडी में रख देता हूँ, वहाँ मुझे 12% रिटर्न मिल तो रहा है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये जो बड़े बड़े ऑप्शन सेलर होंगे वो मार्केट से निकल जाएंगे, वो अपना पैसा जो है एफडी में रखेंगे। तो अगर मार्केट में सेलर कम होंगे तो ऑप्शन का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ये माना जाता है कि अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो ऑप्शन के प्राइसेस भी गिरेंगे। तो ये था रो का कॉन्सेप्ट। रो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि आप डायरेक्टली ना तो इंटरेस्ट रेट रोज चेंज होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज इंटरेस्ट रेट रोज तो होते नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कभी देखने को मिलता भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए और ऑप्शन की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारे ऑप्शन ग्रीक्स थे, 5 ऑप्शन ग्रीक्स थे, हमने पांचों के पांचों कवर कर लिए हैं। ऑप्शन ग्रीक्स जो है मोस्टली लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि हमेशा लगता है। आई होप मैंने आपको ईजी एग्जाम्पल्स के साथ ईजी लैंग्वेज में ये सारे जो है ऑप्शन ग्रीक्स जो है एक्सप्लेन कर दिए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने वीकेंड एंजॉय करें। हैप्पी दिवाली।